मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद समाधान के तरीका। ठीक है, देयर आर ओनली 6 मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। समझे, औद्योगिक विवाद समाधान के 6 तरीका हैं और इस पर व्यवस्थाएं अनेक हो सकती है। समझे, हम लोग बाद में व्यवस्था देखेंगे भारत के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन सी इस पर व्यवस्थाएं हैं, वो अगला चीज़ है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन से तरीका हो सकता है। समझे, जैसे आलू की सब्जी हम कह दें, तो आलू की सब्जी कहें कि आलू की सब्जी खाए हैं, तो आलू की सब्जी में भी बहुत सारा वैरायटी हो सकता है। भुजिया हो सकता है, चोखा हो सकता है, मसालेदार हो सकता है, नहीं तो आलू की सब्जी, तो आलू क्या हो गया, एक तरीका हो गया, उसके अलग अलग व्यवस्थाएं हो गए। जैसे न्यायीय पद्धति, न्यायालयीय पद्धति नहीं, जुडिशियल प्रोसेस, तो एक तरीका हो गया जिसमें एक जज रहेंगे, दोनों दल के बात को सुन करके कागजात गवाह देख करके अपना डिसीजन दे देंगे। तो नया इस तरह की पद्धति को न्यायालयीय पद्धति कहते हैं। लेकिन जब व्यवस्थाएं देखिएगा तो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो तरीका एक ही है लेकिन व्यवस्थाएं अलग अलग हो। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन द कंट्री बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत में नहीं, अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में औद्योगिक विवाद समाधान के मात्र 6 तरीका है। देयर आर ओनली 6 मेथड्स। समझे, और व्यवस्थाएं अनेक हो सकते हैं, हर तरीका पर व्यवस्थाएं एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन हमारा मूल जो तरीका है वो हम यहाँ देखेंगे पहले। तो पहला जो तरीका है उसका नाम है म्यूचुअल निगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी, आपसी वार्तालाप या सामूहिक सौदेबाजी पहला तरीका है। ठीक है, अब इस तरीका में क्या है, किस तरह का स्टेप लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है विवाद समाधान का, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, एक साइड में एम्प्लॉयर हो और दूसरे साइड में वर्कर हो, आइए को निगोशिएट करें। किस पर? ऑन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद से संबंधित विषय पर नहीं। अब ये होगा कि ये जो भी विवाद है उस पर ये बातचीत की, निर्णय हो भी सकता है या निर्णय नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, कैसे किलो, 80 रुपये किलो, तो 60 का दोगे तो नहीं, 65 दोगे नहीं, तो 70 दोगे तो नहीं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ठीक है ले लीजिए, ले लिए मतलब नेगोशिएशन सक्सेसफुल हुआ, और नहीं हुआ यानी मतलब नेगोशिएशन फेल कर गया। तो यह जो निगोशिएट करेंगे ऑन द मैटर ऑफ विवाद, उस तो विवाद से संबंधित विषय पर जो बातचीत करेंगे उसमें निर्णय हो भी सकता है, निर्णय नहीं भी हो सकता है। तो अगर निर्णय हुआ तो हम उसको कहेंगे टेक डिसीजन, और निर्णय अगर नहीं हुआ तो ट्राई तो हुआ, डिसीजन लेने का प्रयास तो हुआ, तो उसको कहेंगे ट्राई टू टेक डिसीजन। तो ये उस विषय पर टेक डिसीजन, निर्णय ले लिए, अगर निर्णय नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्राई टू टेक डिसीजन।
निर्णय हो गया तो टेक डिसीजन, और निर्णय नहीं हुआ तो ट्राई टू टेक डिसीजन ऑन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, क्लियर। अब है कि वर्कर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक तरफ एम्प्लॉयर है और दूसरी तरफ सारे वर्कर्स हैं ना। अगर वर्कर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 100, 200, 500, 10,000, 20,000 हो जाए, तो क्या सारे वर्कर, इज इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट द इंटायर वर्कर्स इन नेगोशिएशन प्रोसेस? क्या संभव है कि सारे वर्कर जो है वह निर्णय में मैंने उस प्रक्रिया में, वार्तालाप की प्रक्रिया में सहभागी हो? नहीं संभव, समझे। तो जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो वर्कर, टोटल वर्कर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव इन बिहाफ ऑफ वर्कर, समझे। जैसे 2, 4, 5 प्रतिनिधि आ जाएंगे, तो वह प्रतिनिधि जो है वो कितना को रिप्रेजेंट करेंगे? इंटायर वर्कर्स के। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो ये वर्कर नहीं आते हैं, टोटल वर्कर के बिहाफ में कौन रहेंगे? वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और दूसरा पार्ट, दूसरा साइड, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो वहाँ एम्प्लॉयर के बिहाफ में मैनेजमेंट रोल करने लगता है। एम्प्लॉयर के बदले मैनेजमेंट वहाँ आ जाता है, काम करता है इन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। तो दूसरी तरफ हो सकता है कि एम्प्लॉयर भी बैठे या एम्प्लॉयर के जगह उनका रिप्रेजेंटेटिव यानी मैनेजमेंट का आदमी बैठे। ठीक है, ये भी क्या हो? निगोशिएट ऑन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। और उसमें फिर से दो तरह का रिजल्ट हो सकता है कि डिसीजन लिया गया और डिसीजन नहीं हो पाया। तो डिसीजन ले लिया गया तो टेक डिसीजन, डिसीजन नहीं हो पाया तो ट्राई टू टेक डिसीजन। ठीक है, अगर इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा हो, अगर इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा हो तो इसको कहेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर इस तरह की स्थिति दिखाई दे रहा हो तो इसको कहेंगे म्यूचुअल निगोशिएशन, आपसी वार्तालाप। ठीक है, तो इसको कैसे लैंग्वेज में बोलेंगे? इफ द एम्प्लॉयर and workers negotiate on the matter of dispute and take decision or try to take decision, then such method is said to be mutual negotiation. इसको कैसे बोलेंगे? If employer or his representatives and the representatives of workers negotiate on the matter of dispute and take decision or try to take decision, then it is said to be collective bargaining. ठीक है, अब दो पार्ट इधर होगा कि ये डिसीजन ले लिया गया, ठीक है, डिसीजन ले लिया गया तो आगे स्टेप शुरू होगा। जैसे हम निगोशिएट कर रहे हैं सब्जी वाला से और कह दिया ठीक है 70 रुपया केजी ले लीजिए, मतलब डिसीजन हो गया। वो डिसीजन किसका माना जाएगा? बेचने वाला का ही खरीदने वाला का? बोथ का, बोथ का। बेचने वाला का भी डिसीजन हुआ कि 70 में बेच देंगे, खरीदने वाला का भी डिसीजन हुआ कि हम 70 रुपये केजी खरीद लेंगे। तो जैसे डिसीजन हो गया कि हम 70 रुपये केजी बेचेंगे खरीदेंगे, तो वहाँ अगला स्टेप बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? वो तौलेगा, झोला में रखेगा, पैसा लेगा, पैसा रिटर्न, आगे प्रोसेस होगा। जैसे डिसीजन नहीं हुआ, नहीं देंगे, बस वहीं एंड हो जाएगा। तो अगर ये डिसीजन होता है तो आगे स्टेप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो पेपर लिखाएगा, डेट, क्या डिसीजन हुआ, ये डिसीजन, ये डिसीजन कब से इफेक्टिव होगा,
इफेक्टिव का डेट, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर। इस पेपर को कहा जाता है एग्रीमेंट। इस पेपर को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट। अगर डिसीजन हो गया तो एग्रीमेंट पेपर बनेगा, समझे में? देन ए रिटन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड मेंशनिंग द डिसीजन एंड विद द सिग्नेचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है। इफ देयर इज एनी डेट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट पेपर, then that decision will be effective from the mentioned date, otherwise just after the signature of the parties। अगर इस पर कोई डेट मेंशन करते हैं कब से इफेक्टिव होगा, तो उस डेट से। अगर कोई डेट मेंशन नहीं करते हैं तो जैसे दोनों पार्टी साइन कर दिया उसके जस्ट तुरंत वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम सुनिए कि दो तरह का मैटर होता है डिस्प्यूट का, एक होता है मोनेटरी, एक होता है नॉन मोनेटरी। जैसे वेज इन्हांसमेंट, इज इट ए मोनेटरी मैटर और नॉन मोनेटरी मैटर? मजदूरी में बढ़ोतरी मोनेटरी है। कैंटीन फैसिलिटी नॉन मोनेटरी। कैंटीन फैसिलिटी जो है उसमें पैसा तो देगा नहीं, वो नॉन मोनेटरी। आवर्स ऑफ वर्क का मैटर हो, नॉन मोनेटरी। आवर्स ऑफ वर्क कम हो या अधिक हो, नॉन मोनेटरी मैटर हो गया। क्रेच की फैसिलिटी नॉन मोनेटरी। डियरनेस अलाउंस मोनेटरी। बोनस मोनेटरी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यानी जिससे पैसा, सीधे पैसा लेन देन की बात हो वो मोनेटरी है, और जो नहीं लेन देन की बात हो, चाहे वो फैसिलिटी के रूप में हो और चाहे अदर सब्जेक्ट मैटर हो, नॉन मोनेटरी का मैटर हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट मैटर मोनेटरी हो, यानी कि मोनेटरी सब्जेक्ट मैटर हो, मोनेटरी सब्जेक्ट मैटर हो, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और फ्यूचर तीनों डेट उस पर पड़ सकता है। ये जो डेट है ना इफेक्टिव, तो अगर मोनेटरी है तो पास्ट का भी डेट, ये जैसे ये नवंबर 2021 है, हम डेट डाल देंगे कि इट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2019, या 1 जनवरी 2019 से लागू प्रभावी होगा। बैक डेट में डाल देंगे और उसका एरियर मिल जाएगा नगद। आज के डेट डाल देंगे, आज से होगा, या फ्यूचर का भी डेट डाल देंगे कि यह 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव होगा। तीनों डेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर नॉन मोनेटरी हो, नॉन मोनेटरी अगर सब्जेक्ट मैटर है, तो केवल प्रेजेंट और फ्यूचर का डेट ही पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर का ही डेट हम डाल सकते हैं, पास्ट का डेट नहीं डाल सकते हैं। नेवर वी कैन मेंशन द पास्ट डेट। समझे? जो डेट वहाँ इफेक्टिव का या इम्प्लीमेंटेशन का डेट जो डालेंगे, कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ होता है। कि मोनेटरी मैटर है तो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम पास्ट भी डाल सकते हैं। आज एग्रीमेंट हुआ, पास्ट से हम डाल देंगे, समझे? पास्ट से हम लागू मानेंगे, करेंगे, समझे? नॉन मोनेटरी का होगा, पास्ट से कभी नहीं। कैंटीन फैसिलिटी 1 जनवरी 2020 से क्या दीजिएगा, ये तो 2021 है। तो कैंटीन फैसिलिटी जब भी देने की बात आएगी तो आज के डेट में या फ्यूचर के डेट में, प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों, तो ये डेट डाला जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वर्कर तो चाहेगा कि बैक डेट जितना हो, नहीं तो करेंट डेट हो। एम्प्लॉयर चाहेगा हमेशा फ्यूचर का डेट डालें। तो जो भी हो, तो ये इस प्रोसेस को क्लियर हुआ, समझे? कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स इन निगोशिएशन प्रोसेस हो तो उसको कहेंगे म्यूचुअल निगोशिएशन।
अगर वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव हो, एक तरफ एम्प्लॉयर भी बैठ सकता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी बैठा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लेट मानिए, माना मान लीजिए लेट कि 3569 वर्कर्स हैं। ठीक है, इस वर्कर्स और यहाँ इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठे, यहाँ एम्प्लॉयर का 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठा। बात करने के लिए एम्प्लॉयर नहीं बैठा, एम्प्लॉयर के बिहाफ में कौन बैठा? 2 रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर के बिहाफ में कौन बैठा? 2 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और ये 4 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि यह 2 रिप्रेजेंटेटिव कितने आदमी के बिहाफ में बैठा है? एक आदमी, एम्प्लॉयर, सिंगल एम्प्लॉयर के बिहाफ में बैठा है, यानी एक के बदले कितना बैठा? 2 बैठा। यह 2 WR जो है वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव 2 जो बैठा है वो कितने के बिहाफ में बैठा है? 35,500। नहीं समझे? यानी कि WR जो है वो इन बिहाफ ऑफ 3569 वर्कर्स और ER इन बिहाफ ऑफ सिंगल एम्प्लॉयर। तो ग्रुप के बदले कौन रिप्रेजेंटेटिव बैठा है? WR, यानी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव बैठा है इन बिहाफ ऑफ इंटायर वर्कर्स या ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। समझे? तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग में कलेक्टिव शब्द है, जो वर्ड कलेक्टिव है, इन कलेक्टिव बार्गेनिंग यह यूज किया गया है किसके लिए? फॉर वर्कर्स। समझे? तो कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में पूछता है कि द वर्ड कलेक्टिव हैज़ यूज्ड फॉर, ऐसे पूछेगा कि सामूहिक सौदेबाजी में कलेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया? तो किसके लिए किया गया है? वर्कर के लिए। ठीक है, अब यहाँ ये हम लोग प्रोसेस देख लिए। अब देखें कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हो रहा है वो टोटल हम लोग देख लिए, एग्रीमेंट तक करा दिए, एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट कब से होगा, डेट वगैरह मेंशन कर दिए। अब है कि इसके मेथड, मेरिट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें। मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की मेरिट्स क्या क्या है? इस तरीका का प्रयोग जो है करने में समय ज़्यादा लगेगा विवाद समाधान में कि कम लगेगा? कम लगेगा। अरे बातचीत करना है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन। इसलिए कि 4 दिन में नहीं बातचीत से सुलझा तो क्या समझते हैं 2 साल में थोड़े बातचीत से सुलझाएगा? कभी नहीं सुलझेगा। यानी कि इट इज़ लेस टाइम टेकिंग मेथड, लेस टाइम टेकिंग मेथड। ठीक है, बहुत कम समय लगने वाला प्रक्रिया है। सब्जी खरीदने का है तो क्या 4 दिन तक मुलाये करते रह जाएंगे, मोल जोल करते रह जाएंगे? कैसे दोगे? तब तो सब्जी सूख जाएगा। तो उसी तरह से है कि कोई भी मैटर को हम निगोशिएट कर रहे हैं, रैशनली करेंगे, क्रिटिकली करेंगे, अपना एग्जाम्पल देंगे, 2 से 3 से 4 दिन मैक्सिमम। नहीं, 1 सप्ताह रखिए, 10 दिन रखिए, लेकिन इससे तो ज़्यादा नहीं लगेगा। और मैटर अगर कोर्ट में चला जाए तो 10 दिन में तो कुछ नहीं होगा, तो श्री गणेशाय नमः शुरू होगा। तो लेस टाइट की। अब है कि बातचीत करके सुलझाना है। खर्च, एक्सपेंस कुछ नहीं, बहुत खुश होगा तो चाय नाश्ता की व्यवस्था होगी, नहीं होगा तो लंच करा देगा, डिनर करा देगा, इससे ज़्यादा तो खर्च है नहीं। यहाँ कोई वकील साहब का फीस नहीं है, कोई आना जाना कहीं दूर नहीं है, नहीं समझे? कुछ नहीं। यानी कि यह क्या है? बहुत कम खर्चीला, लेस एक्सपेंसिव मेथड है। बहुत कम खर्च है। अब देखिए, ये
विवाद को सुलझाना है, क्या प्रोसेस होगा? बातचीत, निगोशिएशन, बातचीत होगा। किस प्लेस पर बैठ के बातचीत होगा? कहीं भी बैठ सकते हैं, गंगा नदी के किनारा बैठ सकते हैं, किसी मंदिर के चौतरा पर बैठ सकते हैं, गांधी मैदान में बैठ सकते हैं, सही, जहाँ दोनों का इच्छा करे वहीं बैठ सकता है। तो ऐसा कोई विवाद समाधान का तरीका है जिसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं बैठ के? नहीं। मे बी यूज्ड एट एनी प्लेस, मे बी यूज्ड एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस दिन बातचीत होगा? किसी भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिस दिन मन करे। कोई, हाँ, शुभ मुहूर्त देख लीजिए, पंडित से दिखा लीजिए, मौलवी साहब से अजान पढ़वा लीजिए, और जो मन करे शांति दिमाग से आप क्या कीजिए, बैठ जाइए। तो मे बी यूज्ड एट एनी डे, ऑन एनी डे, यूज्ड ऑन एनी डे, किसी भी दिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। किस समय? पीरियड, टाइम पीरियड, जब मन करे। 12 बजे रातों में बैठ के बातचीत करके निर्णय ले सकते हैं, दोपहर में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब मन करे, फुर्सत मिले दोनों पार्टी को, मैं समझे। यानी मे बी यूज्ड इन एनी टाइम, किसी भी समय आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सुबह, दोपहर में, शाम में, रात्रि में, जब मन करे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है? नो इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। कोई तीसरा दल नहीं है नमक मिर्च मसाला मिला के उसको डाइल्यूट करने के लिए, नहीं। तो ये अच्छा भी है, खराब भी है, एग्रेसिव हो सकता है पार्टी नहीं समझे? हाँ, तो नो इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, किसी भी तीसरे दल का हस्तक्षेप का अभाव होता है। ये डिसीजन जो लिया गया वो डिसीजन एम्प्लॉयर का हुआ माना जाएगा कि वर्कर का माना जाएगा? दोनों का माना जाएगा। तो जब दोनों का निर्णय है तो उसको स्वागत दोनों दल करेगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी करेगा, वो कहेगा कि मेरा निर्णय है, वो कहेगा मेरा निर्णय है। यानी डिसीजन इज वेलकम्ड बाय बोथ पार्टीज। नहीं, डिसीजन जो है जो लिए रहे हैं, डिसीजन जो है इज वेलकम्ड बाय बोथ पार्टीज, माने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। दोनों पार्टी इसका स्वागत करेगा और उसको लागू करने का प्रयास करेगा। नहीं, अगला इसका पॉजिटिव चीज़ है कि जैसे एक टर्म होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, जो भी तंत्र बोलिए, समझे? क्या सिद्धांत है क्या नहीं, इसका मेन जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, वह मेन कॉन्सेप्ट है डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के आधार पर निर्णय। इट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हृदय जो है वो क्या है? बहुमत के आधार पर निर्णय। आगे हम बताएंगे, अगला कोई ट्रेड यूनियनिज्म वगैरह आएगा तो उसमें डेमोक्रेसी को थोड़ा डिटेल बता देंगे। तो डेमोक्रेसी में यही है कि डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। इस भारत में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, बहुमत के आधार पर निर्णय। जिसको ज़्यादा वहाँ एमपी सपोर्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसको ज़्यादा एमएलए सपोर्ट कर दिया वो मुख्यमंत्री बन गया। नहीं, तो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, यही मेन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। अब ऐसे है कि ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है
और इस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, वो टोटल एम्प्लॉयर का पावर लेके बैठा है। वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, ये टोटल वर्कर का पावर लेके बैठा है। और ये दोनों डिसीजन मिल के ले रहे हैं। ये डिसीजन किसका माना जाएगा? इंटायर पर्सन्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझे? यानी 100% मेजोरिटी, कोई अपोजिशन नहीं है यहाँ। एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव बैठा, मतलब एम्प्लॉयर और टोटल मैनेजमेंट का वो एक्सेप्टेंस है, और वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, यानी इंटायर वर्कर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेप्टेंस है। समझे? तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेस होता है तो वैसी स्थिति में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी दिखाई देगा। किसका प्रमोशन होगा? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट होगा। औद्योगिक प्रजातंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इट इम्प्रूव्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इससे औद्योगिक प्रजातंत्र को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। अब है कि जैसे कोई दो आदमी किसी भी मैटर पर शुरू किए झगड़ा करने का, इनिशियल हुआ, तब तो उसको हम सुलझा देंगे। अब किसी मैटर पर डिस्प्यूट हो ही नहीं, जैसे 2020 में लेट इट कि 2020 में बोनस पर झगड़ा हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 2020 के दिसंबर में बोनस पर डिस्प्यूट हुआ, 2021 आ गया। अब एम्प्लॉयर देख रहा है कि फिर से 2021 दिसंबर में बोनस पर विवाद करेगा, तो उससे अच्छा है कि नवंबर में ही बोनस पर निर्णय ले लीजिए बुला करके। अगर नवंबर 2021 में वो बुला लेता है वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को, कहता है कि आइए बोनस पर हम डिसीजन ले लें, तो वहाँ वर्कर डिमांड बिना डिमांड के उसको मिल रहा है। अब डिमांड को सोचेगा और तब जैसे निर्णय हो गया, अब वो बोनस पर 2021 में डिस्प्यूट होगा कि मर गया? मर गया। समझे? तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा टेक्निक है, ऐसा तरीका है जो क्यूरेटिव मेथड, यानी विवाद के समाधान तो करता ही है, निपटारा तो करता ही है, विवाद की रोकथाम भी कर सकता है। जिस मुद्दा पर भविष्य में विवाद होने की संभावना है, अगले साल विवाद होने की संभावना है, उस मैटर पर इसी साल हम डिसीजन ले लेंगे, वो अगला साल विवाद नहीं होगा। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, वो देखिएगा कि एनुअल बार्गेनिंग करता है। एनुअल बार्गेनिंग यानी कि एंड ऑफ द माने लास्ट मंथ ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर वो बैठता है, और बैठ करके और फ्यूचर में कौन कौन से मैटर पर डिस्प्यूट होगा उस सब पर निर्णय पहले ही ले लेता है और निर्णय को इन्फोर्स कर देता है। जैसे इन्फोर्स कर देगा, वो फ्यूचर का डिस्प्यूट क्या होगा? नहीं होगा उस सब मैटर पर। और जो मैटर लाइट नहीं आया, ये समझे, वो जानकारी में नहीं आया, उस मैटर पर होता है, समझे। लेकिन जो हमको लाइट में आ गया कि इस पर होगा, उसको पहले ही डिसीजन लेके ख़त्म कर देगा। तो एक और इसकी खूबी है कि मे बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव, समझे, मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स। may be used to prevent disputes, यानी विवाद को रोकने के लिए भी यह यूज किया जा सकता। हम लोग देखें कि मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेरिट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेरिट्स के बेसिस पर इसके बेसिस पर, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो हम लोग मेरिट्स देखे हैं, उस बेसिस पर
समझे। इसी बेसिस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्सेस अदर मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये कंपेयर किया गया कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेरिट के बेसिस पर। हमेशा ध्यान में रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग को कंपेयर कीजिएगा किससे, अदर मेथड्स, अदर जो 5 मेथड्स हैं, समझे। और एक कंपेयर किए थे वीवी गिरी, इनकी किताब है लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। और एक कंपेयर करके कह दिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। किसके बेसिस पर तो कंपेयर किए थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेरिट्स के बेसिस पर। जैसे पहला मेरिट्स है लेस टाइम टेकिंग, तो उसको हम कहेंगे इफ वी कंपेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ अदर मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देन वी कैन से दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज less time taking method in comparison to the other methods. So collective bargaining may be said as a best method, समझे। तो उसको क्या किए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की तुलना जो है सामूहिक सौदेबाजी की तुलना उसके गुण के आधार पर विवाद समाधान के अन्य तरीका से किए और कह दिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड। आज के डेट में भी हम अगर क्वेश्चन आ गया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एक्सप्लेन, तो हम किस बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। उस बेसिस पर जैसे कंपेयर करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग को बेस्ट कह देंगे। और यही कारण था कि वीवी गिरी ने उसको बेस्ट मेथड की उपाधि दे दिया। अब यहाँ देखिएगा कि गांधी जी को लीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये राष्ट्रपिता के रूप में उनको मान्यता दी गई, कहीं डॉक्यूमेंट्री मान्यता नहीं है, नहीं समझे, लेकिन मान्यता तो राष्ट्रपिता के रूप में दी गई ना। तो राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी के मेरिट्स को देखते हुए उनको मान्यता दिया गया राष्ट्रपिता के रूप में। लेकिन नाथूराम गोडसे ने उनको डिमेरिट्स को देखा और गोली मार दिया, नहीं समझे। तो मेरिट्स को देखते हुए उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और डिमेरिट्स को देख करके उनको गोलियों मार दिया गया। तो उसी तरह से जो महान होता है उसकी कुछ डिमेरिट्स भी लोग खोज लेते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी को हम बेस्ट मेथड कहे हैं तो इसका कुछ डिमेरिट्स तो खोज लिया जा सकता है, नहीं। हाँ, तो अब डिमेरिट्स देखते हैं कि क्या डिमेरिट्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। डिमेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी के दोष, ठीक है। अब देखिए, सामूहिक सौदेबाजी सफल हो गया तो उससे अच्छा मेथड कोई नहीं। लेकिन इफ कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल्स टू सेटल द डिस्प्यूट, तो वहाँ थर्ड पार्टी तो है नहीं, दोनों पार्टी वही हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है। तो क्या हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। तो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और वर्कर दो पार्टी हैं, दोनों के बीच कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, फेल कर गया, दोनों पार्टी उग्र हुआ, तो होगा क्या, वहीं से स्ट्राइक की डिक्लेरेशन हो जाएगा, वहीं से लॉकआउट की घोषणा हो जाएगा, समझे। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर फेल करता है तो क्विक इंडस्ट्रियल एक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन इफ कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल्स टू सेटल द डिस्प्यूट, समझे।
तो पहला इसका बहुत बड़ा डिमेरिट्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन कब, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल करता है, फेल्स। अगर असफल हो गया तो तुरंत औद्योगिक कार्यवाही की संभावना होगा। ठीक है, उसको कहा जाता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़ है। खजूर जो है बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है खजूर। तो अगर कोई खजूर के पेड़ पर चढ़ा गया तो बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट खा लेगा, और कहीं ऊपर से लुढ़क गया तो बचेगा भी नहीं। तो चढ़े तो चाखे प्रेम रसा, गिरे तो चकनाचूर वही हाल उसका हो जाएगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर सफल हो गया, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर फेल कर गया तो इससे खराब हो कोई तरीका नहीं, समझे। दूसरा चीज, एक होता है बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर कहा जाता है सौदेबाजी शक्ति। जैसे एक फादर हैं और इस फादर को, फादर वन, इनको 4 लड़का है। और एक फादर 2 हैं, इनको 1 लड़का है। ठीक है, फादर 1 को 4 लड़का, फादर 2 एक हैं, उनको 1 लड़का। ये लड़का कह रहा है, इनका एगो लड़कवा ई कह रहा है। दोनों का स्टेटमेंट है। किससे? अपने फादर से कह रहा है। फादर 1 का एगो लड़का जो है वो, अब फादर 2 का 4 गो लड़का है, उसमें से एगो कह रहा है कि हमको मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, नहीं तो हम जहर खा लेंगे। दोनों अपने फादर से जाके डिमांड कर रहा है कि मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, नहीं तो जहर खा लेंगे। कौन फादर मजबूत है? फादर मजबूत है 4 वाला। और कौन बेटा मजबूत है? 1 वाला। बेटा कौन मजबूत है? 1 वाला। नहीं समझे? तो देखिए, फादर में ही फादर मजबूत हो गए, फादर में ही फादर स्ट्रांग हो गए, अब बेटा में ये बेटा स्ट्रांग हो गया। तो आप कुछ नहीं कीजिए, फादर के जगह पर एम्प्लॉयर रख दीजिए, अब बेटा के जगह पर ट्रेड यूनियन रख दीजिए। बोलिए। बोलिए, कौन एम्प्लॉयर स्ट्रांग है? E1। अकाउंट एम्प्लॉयर कमजोर है E2। यहाँ ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है, वहाँ एम्प्लॉयर स्ट्रांग है। अब देखिए कि जैसे आपके संस्था में ट्रेड यूनियन की संख्या बढ़ गई, वैसे एम्प्लॉयर क्या हो गया? मजबूत हो गया। और जैसे ट्रेड यूनियन एक हो गया, वहाँ एम्प्लॉयर कमजोर हो गया। इसलिए कि ये ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर दिया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ठप कर देगा। और इसमें से अगर एगो स्ट्राइक भी किया तो रेस्ट 3 ट्रेड यूनियन का वर्कर जो है काम कर देगा। तो ये बार्गेनिंग पावर का बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर होता है जिस पर डिसाइड किया जाता है। बार्गेनिंग पावर जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस है, एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, प्रोडक्ट का डिमांड है, ये सब बहुत सारा फैक्टर है, समझे। तो अब यहाँ क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिसीजन जो है बार्गेनिंग पावर पर निर्भर करता है। और बार्गेनिंग पावर जाड़ा गर्मी में चेंज कर जाएगा। जैसे गर्मी में पेप्सी कंपनी में कहे पेज बढ़ाइए, नहीं तो स्ट्राइक करेंगे, एम्प्लॉयर कमज़ोर हो जाएगा। और जाड़ा में कहे कि पेज बढ़ाइए, नहीं तो स्ट्राइक कर देंगे, कहेगा 2 महीना करके रख दो, कर लो। लेकिन गर्मी में 1 दिन में स्ट्राइक होगा तो उसको कमाने का सीजन है, समझे। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अपर लेवल पर रहेगा। तो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि जब बार्गेनिंग पावर ही आपका स्टेबल नहीं है, नहीं, तो वहाँ इसका जो एग्रीमेंट है वो भी परफेक्ट नहीं होगा, समझे। यानी कि यहाँ जो है
वह परफेक्ट डिसीजन नहीं पॉसिबल होता है, यानी कि एग्रीमेंट परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होता है बार्गेनिंग पावर से, बिकॉज द डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बार्गेनिंग पावर। और ये बार्गेनिंग पावर क्या होता है? फ्लक्चुएट करते रहता है, ये फ्लक्चुएट करेगा। बहुत सारा फैक्टर है कि अभी नहीं है, कुछ समय के बाद वो हो जाएगा, समझे? तो ये बार्गेनिंग पावर पर चूंकि निर्णय होता है ये चीज। तीसरा है कि ये दोनों पार्टी कलेक्टिव बार्गेनिंग किया, तो बहुत ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे टेटवैक, एटीएस। टेटवैक क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कभी भी कहीं कट सकता है, किसी को कट सकता है, नहीं वो टेटवैक तुरंत लेता है या एटीएस लेता है। अब जो टेटवैक बनाने वाला है वो 2 रुपया 4 रुपया की जगह पर कहे कि 500 में हम टेटवैक बेचेंगे, 500 में बेचेंगे। अब मजबूरी तो है सबको, सब ले सकता है, नहीं समझे? तो वो कंपनी का मालिया, वहाँ के वर्कर का सैलरी बढ़ा दिया, लेकिन इग्नोर किसको किया? कंज्यूमर को इग्नोर कर दिया ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो सोसाइटी है या कंज्यूमर है या नेशन है, इसको इग्नोर किया जाता है, समझे? उसको इग्नोर किया जाता है इसलिए कि दोनों पार्टी ही डिसीजन ले लेते हैं, समझे? तो यहाँ जो है वो इसका बर्डन किसको झेलना पड़ता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट किया तो बर्डन ओवरऑल लास्टली बर्डन जो है झेलेगा कौन? कंज्यूमर, कस्टमर, सोसाइटी झेलेगी, समझे? यानी कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है किसको? कंडीशन ऑफ सोसाइटी और नेशन। समझे? समाज और राष्ट्र की स्थिति को ये नज़रअंदाज किया जाता है इसमें। अब देखिए, जैसे आज कलेक्टिव बार्गेनिंग करके कोई एग्रीमेंट किए, तो जिस मैटर पर हम एग्रीमेंट किए हैं उस मैटर पर कल डिस्प्यूट हो सकता है, समझे? कल डिस्प्यूट हो सकता है उसी सेम मैटर पर, इसलिए कि एग्रीमेंट जो है वो लॉक नहीं रहता है। विवाद हो गया, एग्रीमेंट तो लागू है, लेकिन उस पर भी उस एग्रीमेंट को हटाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए तुरंत विवाद भी हो सकता है, विवाद नहीं रुकता। जबकि उसी एग्रीमेंट को जाके गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड करा दीजिए तो एक सर्टेन पीरियड तक उस मैटर पर स्ट्राइक लॉकआउट नहीं हो सकता। तो विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस मैटर पर आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, समझे? तो यहाँ एक और चीज़ है कि एग्रीमेंट जो है वह एक लिमिटेड पीरियड तक कंपल्सरी नहीं होता है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट जो है ये कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से लिमिटेड पीरियड तक नहीं लागू रहता है, समझे? उस मैटर पर कभी विवाद होता है। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि उस एग्रीमेंट को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, और जैसे रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा वो एग्रीमेंट कन्वर्ट हो जाता है सेटलमेंट में, तो उसको कहा जाता है कन्वर्टेड सेटलमेंट, यानी एग्रीमेंट कन्वर्ट कर गया सेटलमेंट में। अब 6 महीना तक उस मैटर पर आप स्ट्राइक लॉकआउट नहीं कर सकते, समझे? तो विवाद करते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, काम छोड़ नहीं सकते हैं, समझे? एम्प्लॉयर को डर किससे होता है? स्ट्राइक को से, और वर्कर को डर किससे होता है? लॉकआउट से। तो उस एग्रीमेंट को अगर रजिस्टर्ड करा दिए और 6 महीना तक एकदम कंपल्सरी रूप से लागू हो जाएगा, और नहीं तो उस मैटर पर कल ही विवाद हो जाएगा, समझे? विवाद हो जाएगा, स्ट्राइक को लॉकआउट हो सकता है नहीं। यानी कि एग्रीमेंट जो है वो नॉट कंपल्सरी रिली implemented for a specific period and restrict
इंडस्ट्रियल एक्शन। समझे? ये है कि एग्रीमेंट एक बार लागू हो गया, वो कितना दिन तक लागू रहेगा, कोई अनलिमिटेड होता है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका कमजोरी है कि एग्रीमेंट लागू होने के बावजूद भी, आज एग्रीमेंट लागू हुआ, कल ही उस मैटर पर डिस्प्यूट हो जाएगा। तो जहाँ इस तरह का पॉसिबिलिटी अपने देश में होता है, उस एग्रीमेंट को क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, ताकि सेटलमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाए और वो लिमिटेड 6 माह तक उस पर स्ट्राइक लॉकआउट नहीं हो।